नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 8 दिसंबर सन 2025 पोस्ट कृष्ण पक्ष चतुर्थी संवत 2082। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय स्टील एक्सपोर्ट पर सीबीएम का संभावित खतरा। दोस्तों, गौरतलब है कि भारत स्टील का प्रमुख उत्पादक, आयातक व निर्यातक माना जाता है। भारत स्टील का आयात भी करता है, साथ साथ निर्यात भी करता है और विश्व के अग्रणी देशों में स्टील उत्पादन में अपना अहम स्थान रखता है। जानिए एक विशेष रिपोर्ट की सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक पर्यावरणीय शुल्क है जो कि यूरोप ने लगाया है, जो 1 जनवरी सन 2026 से लागू हो जाएगा। इससे भारत के स्टील एक्सपोर्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जानिए विस्तृत रिपोर्ट। उम्मीद है कि ये सभी जानकारियां आपके लिए व्यापारवर्धक, ज्ञानवर्धक रहेंगी। स्टील यानी स्टील के साथ साथ बेस मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड के ऊपर संपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड करने वाला देश का सबसे अग्रणी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम एक नया पर्यावरणीय शुल्क है जो भारत से इस्पात निर्यात सहित कुछ कार्बन गहन उत्पादों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। सीबीएम का संक्षिप्त, यदि हम सीबीएम को एक छोटे या संक्षिप्त रूप में कहें तो उसे कार्बन टैक्स भी कहा जाता है, जो कि इंपोर्टेड वस्तुओं पर उसके उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन की मात्रा के आधार पर लगाया जाएगा। गौरतलब है कि अब आइए जान लेते हैं कि सीबीएम क्या समस्याएं पैदा कर सकता है। सीबीएम के तहत भारतीय इस्पात निर्यातकों को यूरोपियन संघ में निर्यात किए गए अपने प्रोडक्ट में जो है अंतर्निहित कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान करना पड़ेगा। चूँकि भारतीय इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन की काफ़ी तीव्रता है, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें कोयले का उपयोग एज ए ईंधन के रूप में होता है। यूरोपियन संघ की बात करें तो ये उनके मानक से अधिक है, इसलिए भारतीय प्रोडक्ट पर टैरिफ अनुपातिक रूप से अधिक होगा। ये अतिरिक्त शुल्क यूरोपियन बाज़ारों में भारतीय इस्पात को महंगा कर देगा, जिससे उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग है। भारतीय निर्यातकों को अपने उत्पाद के कार्बन उत्सर्जन का विस्तृत डेटा इकट्ठा करने और तिमाही आधार पर इसकी रिपोर्ट यूरोपियन संघ के आयातकों को देनी होगी। विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यम है, जिसे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, उनके लिए ये प्रक्रिया जटिल और काफ़ी महंगी साबित हो सकती है। डीकार्बनाइजेशन का प्रभाव लंबे समय तक भारतीय इस्पात कंपनियों पर अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को हरित प्रौद्योगिकी जैसे नवीनीकरण ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन में बदलने का भारी दबाव होगा, ताकि सीबीएम के शुल्क से बचा जा सके। इस बदलाव के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, जो छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए शायद इतनी आसान ना हो। साथ साथ ट्रेड बैरियर कंसर्न के ऊपर में भी दबाव होगा। भारत सरकार ने इसे जलवायु कार्रवाई के नाम पर एक तरह का व्यापार संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हुए इसका विरोध किया है, जो कि विकासशील देशों के हित के नुकसान पहुंचा सकता है। यदि हम सीबीएम की बात करें तो ये 1 अक्टूबर सन 2023 से ट्रांजैक्शनल फेजेज में लागू हो चुका है, जिसके तहत केवल रिपोर्टिंग करनी होगी। लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसे पूरी तरह से लागू होगा। तब तक और ये इसमें अब वित्तीय शुल्क यानी टैरिफ भी लगाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि भारत में इसकी क्या तैयारी है। भारत सरकार इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए घरेलू स्तर पर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जैसी योजनाएं विकसित कर रही है, जो कि भारतीय कंपनियों द्वारा देश में चुकाए गए किसी भी कार्बन शुल्क को ईयू के सीबीएम शुल्क में समायोजित यानी एडजस्ट किया जा सके। इसके अलावा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भी इस्पात उद्योग को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
माफ कीजिएगा, सीबीएम निश्चित रूप से भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसके लिए उद्योग और सरकार दोनों मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अनुपालन तंत्र को सरल बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए इस्पात उद्योग यानी स्टील उद्योग का डीकार्बनाइजेशन की बात की जा रही है। लंबे समय के समाधान के रूप में उत्पादन का कार्बन मुक्त बनाने में जोर दिया जाना चाहिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन PLI योजना कचरे से स्टील जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। साथ साथ क्षमता निर्माण और डेटा यानी कैपेसिटी बिल्डिंग और डाटा कलेक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करना पड़ेगा। साथ साथ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का विकास, सरकार कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इस योजना के तहत अगर भारतीय कंपनी देश के भीतर कार्बन उत्सर्जन के लिए शुल्क चुकाती है तो उन्हें EU में CBAM शुल्क चुकाते समय इस राशि का एडजस्टमेंट करने की अनुमति मिल सकती है। साथ साथ डिप्लोमेटिक एंड लीगल इफेक्ट्स भी इसमें होने चाहिए, जैसे WTO में मुद्दा उठाना। भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन विभिन्न मंचों पर CBM को भेदभावपूर्ण और विकासशील देशों के खिलाफ मानते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है CBM अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन ना करें। द्विपक्षीय वार्ताएं यूरोपियन संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जैसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। दोस्तों, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।